होमवर्क करके आया? दिखाओ। तुमने किया होमवर्क? करवीर, होमवर्क किया? बेटा वो दिखा, ग्राफ दिखा ग्राफ। वो भी नहीं। क्यों नहीं बनाया? ग्राफ के बिना कैसे कर लिया? मैं स्कूल में बना था, मैं अपने पेज को हम दे रहा हूँ, ये वाला इक्वेशन वाला मैंने स्कूल में फ्री मैथ्स का पीरियड में बना। हाँ, मैथ के पीरियड में ये काम करेगा तो कोई भी टीचर वहां पे खड़े। इसलिए एक ग्राम बना दे ग्राम वाला। हाँ। ग्राफ भी नहीं थे हमारे पास, अभी लेके आए एडिशन से पहले। और दोस्त से लिया था ग्राम। फिर बेटा सॉल्व कैसे किया? वो कटली इक्वेशन या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल बना दिया। मैम यही सिखा रहे थे यार। और फिर तुमने कहा मैम ने तो ये तुम्हारा फाड़ ही दिया, ऐसे कैसे फाड़ दिया? उन्होंने देख लिया कि उन्होंने को चेक करने आ गए कि हाँ। उनका ये वाले क्वेश्चन कहाँ करे मैंने, ये नहीं हाँ होता। हाँ, वो तो करेगी मैडम, क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल बनता है। ऑब्वियसली। तो यार टीचर को थोड़ी ब्लेम करेंगे, वो तो वैसे ही गुस्सा होते हैं इस चीज से। y इक्वल टू, हाँ ठीक, वेरी गुड। और यहाँ पर तुमने बनाया 2 3 -1 0 एंड 4 0। तूने पॉइंट्स निकाले कैसे ग्राफ के? नहीं, तुमने, हाँ तुमने 2 3 निकाल लिया, समझ में आया, दैट इज 1 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। बाकी ग्राफ वो फाड़ दिया हुआ है, दोबारा से ग्राफ ड्रॉ करके मुझे लाकर देना कर देगा। ठीक है। हाँ, तुमने जहां भी कैलकुलेशंस किया साथ साथ रखो। वरदान दिखाओ, अब तुम भी दिखाओ बच्चों, जहाँ तुमने सॉल्व किया। ग्राफ ना मुझे चाहिए इसका। अभी बनाने। बना लेना अगर टाइम लगा तो, बिल्कुल। वेरी गुड बेटा, ये ना कैपिटल में लिखना होता है एक्स एंड वाई को। ठीक है। तो क्योंकि कहते हैं कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं वो कैपिटल में लिखते हैं, नंबर लाइन को स्मॉल में लिख सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस। और यहाँ पे पॉइंट्स को मार्क कर लेना, ये ना टीचर्स इस पे कभी कभी नंबर कट कर लेती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो ग्राफ के साथ ही समझ में आता है। मैं तो ऐसे अभी ऐसे पॉइंट ले लिया वो तो तुमने ले लिया। जो तुमने ये पॉइंट लिए हैं ये किस तरह से लिए हैं, बस यही चीज जैसे देखनी है। -1 ये 4 4 6 है, 4 0 है? 4,0। तुमने 4 6 लग रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये चीज ठीक रखना। 5 × 3 हमारा ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और वरदान बेटा, स्क्वायर यूनिट्स लिखना जरूरी है, नंबर कट जाते हैं बेकार के। पूरा चीज करके ना वो आधा नंबर कटवाने की बात हो जाती है कि ये तो हमने लिखा ही नहीं। राइट, इट इज फाइन। तुमने इसको जब सॉल्व किया ना, मेक श्योर जब ग्राफिकल मेथड आए ना आपका, ये सॉल्विंग रफ में हो, तो आई एडवाइस ये जो सॉल्व कर रहे हो ना, इसको पेंसिल से सॉल्व करना। टीचर्स समटाइम्स वो रफ वर्क देख के नंबर काट लेते हैं कि तुमने 2 3 अलग से कैसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, आपको ग्राफिकली सॉल्व करने को, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने को कहा था, बिल्कुल सही है कि हम इसको इस तरह से सॉल्व कर ले, है ना, चेक कर ले काउंटर में कि वो 2 3 पॉइंट आएगा, एक हमारे पास .23 आ जाता है। बट अगर कभी कोई ऐसी मुश्किल आती है, इसको पेंसिल से करना, सो दैट आफ्टर दैट यू कैन इरेज इट। नोटबुक अपनी आंसर शीट में ये वर्किंग मत रखना। समटाइम्स द टीचर सेज कि आपने ऐसे नहीं करना था। ठीक है, क्योंकि आपने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो आपने ऐसे कैसे सॉल्व किया, चाहे रफ वर्क में ही है। होना नहीं चाहिए, आपने ग्राफ अगर ठीक से ड्रॉ किया तो कोई आपको ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, बट मेक श्योर यू राइट इट। इतना ऑब्वियस मत हो ये कि हमने साइड बाय साइड इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। ठीक है, गुड। ग्राफ थोड़ा सा कितना होता है? 1 पॉइंट बना दिया, बाकी अपने आप बन जाएंगे। ऐसे बेटा, थोड़ा ज्यादा क्या होता है मुझे नहीं पता, थोड़े नंबर आए ज्यादा नंबर आए, क्या कहोगे उसको? गलत है। अगर तुम y को 0 पुट करती हो तो x की वैल्यू 6 नहीं आ रही, 4 आ रही है। ठीक है। रियो कम है। ये देख तेरा, ये देख पॉइंट भी हिल गया सारा, तभी हिल गया ना क्योंकि यहाँ 4 से जाना था। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये ऐसे जाएगा और 1 पॉइंट और बनाओगी तुम इस पे। देख, x को 4 लिखा है, फिर तुमने इसको 6 मार्क किया। नहीं, ये दूसरा है। अच्छा, वहां पर इसको कहाँ ड्रॉ किया? ये कर दिया। ये देख, 0 6 और 4 0 है, तो यहाँ पे 0 6 को 0 4 ले लिया, है ना। वन ऑफ द वेरी कॉमन मिस्टेक्स, हमने एक्स एंड वाई इंटरचेंज कर दिए, तभी लाइन
फोर्थ से पास नहीं हुई, तो इसको ठीक करो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मेक इट अ प्रैक्टिस। जब आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना रहे हो तो राइट इट विद कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। दैट इज वन फंडामेंटल प्रॉब्लम। रियो ड्रॉप। अब छोड़ दे इसको, कुछ नहीं हो सकता इसका। हाथ धो ले। इसको लिखो। ये मत यूज, मतलब ये है फिर भी, हाँ ठीक है। और ये सब तुम्हारा सवाल उठाता, मेरा पड़ा तो नीचे कभी नहीं उठाता। अच्छा, रियो काम्या, 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 रियो। ठीक है, ये ठीक करो। हाँ, ग्राफ ड्रॉ किया था समायरा एंड कोविद, आपको ग्राफ का कल क्वेश्चन दिया था। वर्कशीट, आपकी वर्कशीट पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो ग्राफ बेस में कोई मुश्किल आ रही है आपको? ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में कोई मुश्किल आई किसी को? अगर पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी हो, कोइंसिडेंट लाइंस ड्रॉ करनी हो, आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम, वेस्ट मतलब आई डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम सॉल्विंग ग्राफिकल क्वेश्चंस। अगर कोई मुश्किल नहीं आ रही है, अगर ग्राफ ड्रॉ हो गए, घर जाकर एक दो क्वेश्चंस ग्राफ के आप और सॉल्व करोगे एंड देन यू, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है अब आपका, आपको सॉल्व करके लेके आना है। ठीक है, वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 3 पेज 9, जिसमें क्या कहा गया है, आपको ये 3 लाइंस ड्रॉ करनी है। 2x - y -2 = 0, 4x +3y। हाँ जी बच्चों, कहाँ खोए हुए हो? लिखो, y +4 = 0। इन 3 लाइंस को अभी क्लास में कर लो होमवर्क। चलो, अभी होमवर्क नहीं, अभी क्लास में कर लो। आई थिंक इसी क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर लेना, आपके ग्राफ के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। क्योंकि आज जो मुझे क्वेश्चन करना है, दैट इज द कॉन्सेप्ट करना है, द लास्ट वन इज, आज की क्लास में लीनियर इक्वेशंस को खत्म करते हैं। जितना काम करवाया उतना ही रिवाइज करते रहो बार बार, ठीक है। और कल से, मतलब मंडे ऑनवर्ड्स, कल तो टेस्ट है आपका, मंडे से विल स्टार्ट विद पॉलिनोमियल्स। स्कूल में स्टार्ट करवाया हुआ मैक्सिमम सबको। पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 करवा देते हैं, आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो मैं करवा दूंगी, चिंता मत करो। पॉलिनोमियल्स कर लो, उससे काफी चीजें ना क्लैरिटी आ जाती है। और ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, देखो सीक्वेंस वाइज एनसीईआरटी में देने का मतलब ही है, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस करवाना बहुत जरूरी है, बिकॉज रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो लीनियर इक्वेशन बेस्ड है। फिर क्वाड्रेटिक करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज आपकी आगे के सभी क्वेश्चंस, हम हैंडीकैप नहीं रहते कि क्वाड्रेटिक नहीं किया होगा। तो हाँ, -24 लिखा हो। इन तीनों को ग्राफ पे ड्रॉ करके है, ठीक है। obtain the vertices, question says obtain the vertices of triangle so obtained by intersection point, by intersection point of two lines. Also find the area of triangle. बेसिकली इट सेज कि इन तीनों लाइंस के साथ, देखो ना तीनों स्ट्रेट लाइंस है, तीनों इक्वेशन स्ट्रेट लाइंस बनाएंगी, तो तीनों ने ना आपस में एक ट्रायंगल जितना एरिया बाउंड किया हुआ है, आपस में जो एरिया बाउंड किया है वो ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। तो आपको पहले तो उसके वर्टिसेस बताने हैं एंड देन यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बात समझ में आ गई सबको? तो हमने कुछ नहीं करना, जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा ना, तो जो भी तुम्हें क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, बुक इक्वेशंस दिए हैं, उन्हें ग्राफ पे ड्रॉ करना है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो फटाफट से इसको ग्राफ पे ड्रॉ करो। 2x - y -2 = 0। ग्राफ का क्वेश्चन सच में बोनस क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ग्राफ बनाकर उसको पॉइंट्स मार्क करने हैं। अच्छे से करोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। दिमाग उतना ही, मतलब कम दिमाग ही लगेगा उसमें। y +4 = 0, ये भी एक तरह की लाइन है। तो आपको अब समझ में आना चाहिए कि y +4 किस तरह की लाइन होगी।
पैरेलल टू एक्स एक्सेस, y +4 पॉइंट किस पे कट करेगी? y को कट करना है, किस पॉइंट पे कट करेगी? चलो बनाओ बड़ा फटाफट से, दिमाग ज्यादा नहीं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मेक श्योर यू मार्क विद द कैपिटल लेटर। एक्स एंड वाई को ओरिजिन जरूर शो करना है। क्या चाहिए बेटा? मेक श्योर एक्स डैश वाई डैश, एक्स एंड वाई को कैपिटल से लिखना। वन ऑफ द मिस्टेक्स जो टीचर्स कट कर सकती है, कोई ध्यान देता है तो कुछ टीचर्स ध्यान देती हैं इस बात पे, तो कैपिटल से लिखना है। ओरिजिन को 0 शो करना बहुत जरूरी है। देन मार्क द पॉइंट्स ऑल्सो। और फिर पॉइंट्स लेना शुरू करो, लाइन के पॉइंट्स को लो। y इक्वल टू -4 मतलब y -4 रहेगा, कुछ भी कर लो। तो x को जहां मर्जी घुमाते रहो, लेकिन y को -4 ही होना है। सो डू वी अंडरस्टैंड y इक्वल टू y+4 और y इक्वल टू -4 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये y+4 इक्वल टू 0 हमारा ड्रॉ हो गया। समझ में आ गया ये? पॉइंट्स लो दिमाग लगाकर। जीरो एक तक चाहिए, 5 6।
बस ये फटाफट से तीनों लाइंस को ड्रॉ करो एंड देन वी नीड टू प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड। आपको पॉइंट्स बस सारे मार्क करने होते हैं। जैसे मैंने पॉइंट लिया है 1 0 होगा, दिस विल बी 2 2, और इसके लिए 0 - -2, ये 3 पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर ये है 6 0 एंड दिस इज 1 पॉइंट। इसको आप अगर आगे आगे एक्सटेंड करोगे वाई एक्सिस को तो ये पॉइंट बनेगा, ठीक है, ये वाई को। तो ये हमारा पॉइंट आएगा 0 - 8 एंड दिस पॉइंट इज 3 - -4। तो हमने y = -4 को तो डायरेक्टली ड्रॉ कर लिया। इज इट क्लियर? यहां तक पहुंचना है, ठीक है ना। एक सबसे इजी पॉइंट होते हैं 0 और 0 लेकर कर लिया, ठीक है। सबसे आसान पॉइंट्स होते हैं जब x को 0 y को 0 लिया। समझ में आ गई बात सबको ये? ये जो y + 1 = 0 है, ये जरा -4 होगा। हाँ, y की वैल्यू -4 आ गई। तो y -4 कहाँ होता है? यहाँ पे, ये वाले पॉइंट पर y -4 होता है। तो यहीं से ड्रॉ कर दी कि y को तो -4 ही रहना है, ठीक है। सो y = -4। तो जब हमने लाइंस ड्रॉ की ना, राइट, तो अब इसने कहा है कि इन तीनों इक्वेशंस के साथ या इन तीनों लाइंस के साथ एक ट्रायंगल बन रहा है। उस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताने हैं। देखो हो क्या रहा है, क्योंकि यही इक्वेशन हमें अलजेब्रिकली सॉल्व करना हो तो क्या होगा, एक बार देख लो सब, राइट। मैं आपको 5 मिनट दे दूंगी जिसमें आप ड्रॉ कर सकते हो अपने आराम से। अब मैं आपको जो बात समझाना चाहती हूँ वो देखो, बिकॉज इसी का एक पैरेलल क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि अलजेब्रिकली सॉल्व करो। तीन इक्वेशंस दी होंगी एंड देन फाइंड द ट्रायंगल, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो हुआ क्या है, देखो हमें तीन इक्वेशंस दी हैं। तीन इक्वेशंस मतलब तीन लाइंस, ट्रायंगल की तीन साइड्स। अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन थी, ये वाली लाइन जो बनाई थी, क्या नाम था इसका? 2x - y - 2। और इसके साथ जो ये वाली लाइन इंटरसेक्ट करके ये पॉइंट निकाल रही है वो क्या है? 4x + 3y - 24, है ना। अब आपको इतना समझ में आ गया कि अगर मैं इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगी तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 आएगा, है ना। तो एक ट्रायंगल का पॉइंट मिल गया 3 4। ऐसे ही ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट होकर ये पॉइंट दे रही है, ठीक है। तो 2x - y - 2 = 0, और दूसरी क्या है? y + 4 = 0। इनका कॉमन पॉइंट निकालेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। आपके ग्राफ में से ये क्लियर होना चाहिए आपको। नहीं हो रहा तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि 2x, y की वैल्यू -4 पुट की, तो 2x + 4 - 2 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। b पॉइंट आ गया -1, -4। बात समझ में आ गई? ऐसे ही वर्टेक्स सी निकालना है। वर्टेक्स सी किससे बना? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। 4x + 3 इंटू -4 -24 = 0, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम करेंगे 4x - 12 - 24 कितना हो जाएगा? -36। तो x की वैल्यू 9 आ गई। तो देखो ये वाला पॉइंट मैंने यहां तक 8 तक मार्क किया था, 9 बनकर आ गया ना। तो x 9 है, y कितना है? -4। तीनों पॉइंट्स निकालने आ गए हमें। 3 लाइंस, 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स, बिकॉज कोई भी दो आपस में पैरेलल नहीं है, कोई भी आपस में ओवरलैपिंग नहीं है, कोइंसिडेंट नहीं है। तो अब हमारे पास ट्रायंगल बन गया, इसका एरिया भी निकालना है।
अब जब एरिया निकालने की बात आएगी ना, तो आपके पास अगर तीन भी लाइंस दी हुई हैं, एक लाइन हमेशा एक्स एंड वाई एक्सिस को पैरेलल होगी, अदरवाइज आप एरिया नहीं निकाल पाओगे। मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो कोऑर्डिनेट में है वो डिलीटेड है। तो आपको अगर फॉर्मूला ही नहीं पता तो आप एरिया तभी निकाल पाओगे जब आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें आप बेस और हाइट आराम से निकाल सकते हो। तो बेस इसको मान लिया, जो बिल्कुल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी या वाई एक्सिस होगी। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि या तो एक्स एक्सिस को बेस मानते हैं या वाई एक्सिस को। जब हमने लाइन ट्राइंगल बनाना है एक्स या वाई के साथ, तो कभी एक्स एक्सिस बेस होगा, कभी वाई एक्सिस, या फिर ऐसी लाइन बेस होगी जो पैरेलल टू एक्स है या पैरेलल टू वाई है। तो यहां पर ये देखो -1 से शुरू हो रहा है, जो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही थी कि एरिया कैसे निकालते हो। ये पॉइंट -1 से शुरू हो रहा है और यहां पर 9 पे खत्म हो रहा है। तो ये बीसी की लेंथ कितनी है? 9 कैसे? -1 से 0 पे जाओगे और फिर 9 चलोगे। 10 यूनिट्स है लेंथ ऑफ बीसी। और हाइट देखो, ए से लेकर ऐसे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हो, कितनी हाइट होगी? ये जो पॉइंट था कहां पर है? वाई क्या है इसका? 4। ये 4 से शुरू होके -4 तक जा रहा है। 4 से शुरू होके -4 तक। तुम एक बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे हो, तुम्हें -4 जाना है, तो हाउ मेनी फ्लोर्स डाउन? बिल्डिंग की 4th फ्लोर पे हो, तुम्हारी गाड़ी पार्क है -4, 4th बेसमेंट में, तो आपको कितनी फ्लोर्स डाउन जाना होगा? 8 हो गया ना। यही चीज है यहाँ पर। समझ में आया? प्रैक्टिकली नेगेटिव नंबर्स का मतलब है कि हमें अप एंड डाउन करना है। राइट। तो ये मतलब हमारे पास जो बेस आ गया दैट इज 10। अब 10 समझ में आया? राइट। इतना तुम ऐसे मूव कर रहे हो, और उसके बाद अप डाउन में तुमने 8 मूव किया। तो नाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 40 स्क्वायर यूनिट्स। जल्दी से ड्रॉ करके ये सारी कैलकुलेशंस लिख लो क्विकली, टेक 5 मिनट्स। वो ऊपर से लेके सीधे माइनस होता जैसा है वो एक्सप्रेशन नहीं है। एक्स एक्सिस पे ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ये है ना। तो हमारे पास एरिया ऑफ किसका होगा? इसी वाले ट्रायंगल का। इसका थोड़ी ना होगा। इसकी पूरी की बात कर रहा हूँ। हाँ, ऊपर वाले में तो नहीं ले रहे ना हम, पूरे वाले का एरिया ले रहे हैं, इस वाले का। तीनों लाइंस को मिलाकर ट्रायंगल बनेगा। ठीक है ना। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है ना। उसमें से एक लाइन पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस होगी। दिखाओ बच्चे। कौन से वाला? ये पीछे वाला। अच्छा, आपका। आपको कहा है ग्राफ पे 4 0 ऐसे मार्क करना है कि बस ऐसे ही पॉइंट्स मार्क कर दो? मतलब ये पॉइंट्स आपको मार्क करने को कहा है स्कूल में कि नहीं? ये स्पेसिफिक ग्राफ पे ना, अगर ये पॉइंट्स मार्क करते हैं, देयर आर स्कूल्स विच से कि मार्क करो, मेरे हिसाब से मार्क कर दो क्योंकि बुक में मार्क किया होगा। नहीं, यहाँ पर भी ना, जैसे तुमने लाइन ड्रॉ किया तो इसको तुमने ड्रॉ करना है, इसको लिखना है 0 6, ये लिखना है तुमने, है ना। नीचे तो लिखेंगे लिखेंगे, नीचे लिखने वाले से नहीं बचना हमने, पर हाँ ग्राफ में भी हैव टू मार्क द पॉइंट्स। तो ये मैं एडवाइस करूंगी, लिख दो। जाता कुछ नहीं है। कौन सी टीचर के पास पेपर चला जाता है ना, वो नहीं पता, वो आधा नंबर काट ले, फिर हम उस आधे नंबर में रहते हैं कि रिवैल्यूएशन करवाएं या ना करवाएं। ठीक है। और एक बार तो जो नंबर आ जाते हैं ना, फिर लगता है कि वही नंबर आ गए हैं, बाद में वो प्रोसेस चलता रहे थ्रू आउट, वो 6 महीने लग जाते हैं उस चीज को इवेल्युएट होने में। बट आई विल एडवाइस की जैसे पॉइंट्स लिए ना लाइन पे, वो मार्क कर दो सब। ठीक है। तो अब अपने ना, जो आपने टेस्ट दिए थे, मैंने क्यों होल्ड किए थे? सिर्फ इसलिए कि अपने टेस्ट में मिस्टेक्स देख सको जब आपने ग्राफ बनाए थे सबने। वो भी दिया आपका टेस्ट है ना? ये देना दो उसको। सहज। अपनी ग्राफ की मिस्टेक्स जरूर देखना, क्योंकि अब अगर आप ना इक्वेशंस को देखोगे और लीनियर इक्वेशंस या कुछ भी देखोगे ना, तो समझ में आएगा। पर अब गलती क्या की है ग्राफ में, वहां से क्लैरिटी हो जाएगी। तारिश पकड़ समाएगा। ये तुम्हारा था ना जियाना? हाँ, ग्राफ ठीक है। मैं समझ में अलग से कैसे आ गया और बिना चेक करके क्यों रखा होगा। ठीक है, आई सेंड योर पीडीएफ टुडे। ये ग्राफ तुमने एक ही ड्रॉ किया है। यूनिक सॉल्यूशन, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइन पर एक ही ड्रॉ की है।
हाँ ये देख ले, तो अब ये मिस्टेक देख लो अपनी लाइन में, ठीक है। दिस इज वाई आई विदहेल्ड योर टेस्ट, क्योंकि मैं चाहती थी उस टाइम पर देखोगे ना, अब जाकर दोबारा कभी नहीं देखते कि गलती क्या की थी, अब गलती समझ में आएगी हम गलती कर क्या रहे थे, ठीक है। फिर आपको पॉइंट तो नहीं बनाओगे। राइट पॉइंट्स ऑन ग्राफ, और दोबारा से क्वेश्चन को ड्रॉ करना फिर अभी। पॉइंट्स जैसे मैंने कहा ना बेटा, ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं, 3 4 6 0 ये लिखने हैं, ठीक है। प्लस और गलती क्या है वो देख लेना एक बार, और अगर हुआ तो इन बिटवीन क्लास में किसी दिन 5 मिनट लगाकर आपका ये क्वेश्चन आपको फिर से रिवाइज करवा दें। ये जैसे ये ग्राफ हो रहा है, स्केल लेना स्केल ना लीनियर इक्वेशंस में जरूरी नहीं होता, हम लोग जब स्टैट्स ड्रॉ करते हैं तब जरूरी होता है। है। लिखना है तो लिख दो, अगर मैम ने कहा है लिख दो। वो छोटी छोटी चीजें होती है कि आंसर की में आ गया हो, जो उनके पास आई होगी ना आंसर की, उसमें भी लिखा हो, ठीक है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी चेक करोगे वहां नहीं लिखा हुआ स्केल, बट अगर कह रहे हैं तो लिख दो। वो होता है यूनिफॉर्म सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं कि हम लोग ग्राफ पे लिख ही रहे हैं, तो लिख दो। तो ग्राफ क्या होगा, वन, क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर लिखा है कि कैसे लिखा हुआ उसने, 1 स्मॉल डिविजन लिखा है, 1 स्मॉल डिविजन इज इक्वल टू 10 स्मॉल डिविजन होगा। मतलब 10 S dot D is equal to value with 1 is नहीं, पता क्या होता है आपका ग्राफ ना, ग्रीन वाला ग्राफ जो होता है ना उसमें दो पॉइंट्स के बीच में ना, दो बोल्ड लाइंस के बीच में 10 छोटे छोटे वो बने होते हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू 1 मिनट, क्योंकि ना नाइन्थ का सिलेबस चेंज किया है, तो एक्स एक्सिस पर भी आपका वही है, वाई एक्सिस पर भी हमारा वही है, दैट वी हैव 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओगे कि आपके स्कूल में ग्राफ कैसे, ग्राफ पे जो स्केल लिखवाया है ना बाकी स्कूल्स में, तुम बता देना मुझे मैम ने कैसे लिखवाया है, ठीक है। इसको लिखा है 1 स्मॉल डिविजन इज 1/10, लिखवाया है कि नहीं, वो मतलब फिर यूनिफॉर्म होगा, आंसर की में आया होगा इस बार, ठीक है ना। वो सिर्फ इतना होगा जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा ना, तो सीबीएसई साथ साथ वो मार्कशीट्स आंसर जो आंसर की होती है ना, मार्किंग स्कीम होती है, वो भी रिलीज कर देती है वेबसाइट पर, देन वी कैन सी कि वहां से, तो वो अभी बोर्ड पेपर्स चेक हो रहे हैं तो फिर स्कूल्स को ही मिली होगी, वो भी लीक नहीं कर सकते, ठीक है ना। X axis और Y axis को कभी स्केल डिफरेंट ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। जब हमारे पास ना वाई एक्सिस पे आता है, पर होता क्या है वो लाइन की ना फिर हमारी स्लोप वगैरह सब खत्म हो जाती है, तो वैसे इक्वली लेना चाहिए, होता नहीं है तो वे लीनियर इक्वेशंस में नहीं करते। व्हेन इट गेट्स टू स्टैट्स वहां पे कर लेते हो आप, क्योंकि आप स्टैट्स में लाइंस नहीं ड्रॉ कर रहे, हिस्टोग्राम ड्रॉ किया है या सब कुछ किया है ना, इसलिए। कोऑर्डिनेट की जगह स्टार्स है। हाँ, कोऑर्डिनेट की जगह स्टार्स है। कोऑर्डिनेट की जगह स्टार्स है। मैं समझी नहीं है हमारी सिलेबस में थे 3 4 7 8 9। अभी के लिए। अभी के लिए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7 उन्होंने बोला उसकी जगह हम स्टार्स कर देंगे निशान। स्टैट्स में करवा दूंगी, तुम ना क्लास के साथ अपडेट है ना, स्टैट्स भी मुश्किल नहीं है, स्टैट्स बहुत इजीली हो जाता है, तो स्टैट्स में जून या जुलाई सितंबर से पहले पहले करवा देती हूँ, वो थोड़ा सा ना इजी चैप्टर है, फॉर्मूला बेस है, हो जाए। और स्टैट सबसे इजी चैप्टर होता है बिकॉज उसमें सिर्फ कैलकुलेशंस है, वंस यू लर्न द फॉर्मूला सारी कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है। हो जाएगा बच्चों, लाइंस ड्रॉ ये सब। इस वाली लाइन को भी नीचे है ना, y-4 के साथ, y+4 के साथ इंटरसेक्ट करवा इन दोनों को, तभी ट्रायंगल बनेगा ना। हाँ इसको भी नीचे लेके जाओ, उधर से भी लेके जाओ दोनों। अब इसके बाद ना एक क्वेश्चन और है आपके पास, जिसमें ये कहा गया है, ये हमारे एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है डिटर्मिन एलजेब्रिकली, एलजेब्रिकली द vertices of triangle formed by lines formed by the lines 3x minus y equal to 3, 2x minus 3y equal to 2, x plus 2y equal to 8। आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम पेज 9, ठीक है। सिर्फ एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है, तो मतलब समझ में आना चाहिए हमें अब।
सिर्फ इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। तो 3 इक्वेशंस हैं, 1 2 एंड 3। तो आपको पता है ना इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे आता है। आप करोगे सॉल्व 1 एंड 2, फिर सॉल्व 2 एंड 3, मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस दे दिए। सॉल्व 1 एंड 3, 1 एंड 2 को सॉल्व करोगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालोगे इन दोनों के साथ। 2 एंड 3 को सॉल्व करोगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालोगे, एंड देन सॉल्व 1 एंड 3 टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बात समझ में आ गई सबको? समझ में आ गया? एल्जेब्रिकली निकालने का मतलब है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, एक एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई। इन दोनों को सॉल्व किया, एक एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई। और फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया, एक्स एंड वाई की दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू आ गई। तो हमारे पास दो दो लाइंस करके इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकल रहे हैं। समझ में आ गया? तो 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस। बस इसमें आप एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं निकाल पाओगे। समझ में आ गया? इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने को नहीं कहा जाएगा। वही कहा जाएगा जहां पे बेस पैरेलल होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को, या फिर बेस होगा एक्स एंड वाई एक्सिस इटसेल्फ। बात समझ में आ गई हमें? क्लियर है सबको? लिख लो एक क्वेश्चन, ये घर पे सॉल्व कर लेना। अब जो लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है, जो डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो पेपर में दिखेगा भी, 3 मार्क्स में भी और एमसीक्यूज में भी, बेस्ड ऑन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन लिया हुआ है। अच्छा, आपको बताया आपकी बेसिक मैथ स्टैंडर्ड मैथ्स होगी कि सिर्फ एक ही तरह का मैथ्स होगा और एडवांस होगा? ये तो नहीं कहा। बिकॉज कोई कुछ कह रहे हैं कि 9th से बेसिक एंड एडवांस खत्म करेंगे, और कुछ कह रहे हैं कि मे बी 10th इस साल का भी खत्म कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस तो होगा ना, 9th में खत्म करके 10th में लेकर आएंगे, है ना? तो पता नहीं अब आपके साथ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी कि अगर आपके साथ है तो बेसिक मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स ध्यान से देख कर लेना। ठीक है? मैथ्स आगे पढ़नी है 11th 12th में, फिर स्टैंडर्ड लेनी है बस। ठीक है? और लास्ट ईयर आई थिंक थोड़ी कंफ्यूजन थी कि बेसिक मैथ्स भी आगे स्टैंडर्ड, आगे 11th में मैथ्स ऑप्ट कर सकते थे। अर्लियर क्या होता था कि बेसिक मैथ्स अगर है आपके पास तो आप एक स्पेशल पेपर और देते थे स्कूल लेवल पर, एंड देन यू कुड ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स इन 11th क्लास। पर अगर 11th में मैथ्स लेनी है तो स्टैंडर्ड ही लेते थे। ठीक है? वो एक था। और इस बार जो बेसिक स्टैंडर्ड का हाल हुआ है तुम्हारे वाले रीजन में ना, तो तुमने बेसिक मैथ्स ली होती तो तुम पक्का रोते। स्टैंडर्ड ली है तो पेपर बहुत इजीली हो गया था। स्टैंडर्ड का पेपर इतना इजी था, बेसिक का पेपर घूमने वाला था। स्टैंडर्ड पक्का नहीं, कुछ नहीं कर सकते। अब क्यों दिया उन्होंने पता नहीं, उनकी स्ट्रैटेजी थी या ब्लंडर था। उनकी स्ट्रैटेजी थी या ब्लंडर था नहीं पता। बिकॉज मेरे पास भी जो बच्चे थे दे वर गुड इन मैथ्स, लाइक उनके मार्क्स आ रहे थे, जो मेरे पास बच्चे आ रहे थे मैथ्स में। तो उन्होंने कहा कि मैम ने कहा है बेसिक ले लो, पेपर इजी होगा, नंबर भी बहुत इजीली आ जाएंगे, मेहनत भी कम करनी होगी। ठीक है? तो अगर इसी सोच के साथ बेसिक की पॉपुलेशन बढ़ गई होगी तो उन्होंने क्या किया, बेसिक का पेपर मुश्किल डाल दिया। अब ये सोच सकती हूँ मैं, या फिर इंटरचेंज हुआ पेपर। मैं तुम्हें दिखाऊंगी स्टैंडर्ड और बेसिक का मैथ्स का पेपर ना, आपके वाला जो रीजन में आया था। आप सच में नवंबर में अगर पूरा पेपर देखोगे, स्टैंडर्ड वाज लाइक वे इजियर, डायरेक्ट क्वेश्चन टेपे हुए थे बुक से, और बेसिक मैथ्स थोड़ा घूम घुमाकर बात की हुई थी, जो कि नहीं होती है आपस में। ठीक है? ये हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है? नहीं, ग्राफ में बस यही जो चीजें हैं इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इक्वेशंस दे दी, या फिर आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम दे दी, उसकी इक्वेशंस फॉर्म करो और ग्राफ पे सॉल्व करो। ग्राफ तो वैसे ही ड्रॉ होगा हमारा। ठीक है? तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में मैंने आपको कहा था कि इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है? और दूसरी होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आती हैं। ठीक है? तो अगर
वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन की एक्स एंड वाई की वैल्यू आएगी, हमारे रियल नंबर्स में होगी √2, √3, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 23/7, 14/7, कुछ ऐसा नंबर आएगा एक्स एंड वाई में। तो उसे हम बोलते हैं, और होगी वो एक ही वैल्यू, मतलब लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है। सो अब हर बार तो सॉल्व करना नहीं होता, तो हमारे पास सिर्फ नंबर्स को देखकर, हमारे पास जो इक्वेशंस दी हैं उनके नंबर्स को हम देखते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट्स को, वाई के कोएफिशिएंट्स को एंड कांस्टेंट टर्म को। सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी हैव a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इस पे हमने क्वेश्चंस किए थे। और इस, ये भी फिर से ग्राफ में लिख लो या फिर से हम इसमें बना लेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन वाली सिस्टम को, जब यूनिक सॉल्यूशन हो ना, तो उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। System is consistent, equations are consistent and independent। और ग्राफ में we get intersecting lines। ठीक है। मतलब एक्स एंड वाई की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, और वो इकलौती एक ऐसी वैल्यू है। ठीक है। अब इसी का सेकंड होता है फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, जिसमें हम लिखेंगे a1 a2, तीनों अनइक्वल थे ना, अब तीनों इक्वल होने जरूरी हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और इस सिस्टम को हम बोलते हैं इस सिस्टम को भी हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन तो आ रहा है ना, तो है तो कंसिस्टेंट लेकिन डिपेंडेंट है। ये वर्ड्स को याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के सो दैट द सिस्टम इज डिपेंडेंट। ठीक है। एंड ग्राफिकली हमारे पास आ जाएंगी ओवरलैपिंग लाइंस। तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है। ग्राफिकली हमारे पास आ जाएंगी सो वी हैव कोइंसिडेंट लाइंस एंड ओवरलैपिंग लाइंस। ठीक है। और ओवरलैपिंग लाइंस मतलब ये हर एक पॉइंट पर एक लाइन बनाई और उसी के ऊपर हमने दूसरी लाइन बनानी पड़ेगी, उसी के ऊपर वो दूसरी लाइन आएगी। तो ये हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तभी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यूजुअली इसी पर होते हैं। राइट। अब एक तीसरे तरह का सॉल्यूशन होता है कि जिसमें हमारे पास होता है फॉर नो सॉल्यूशन, कि हमने सिस्टम बनाया उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, जिसमें क्या होगा a1/a2 विल बी इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है। ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट, और ग्राफ में बनेंगी पैरेलल लाइंस, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती आपस में, सो दे आर पैरेलल लाइंस। ठीक हो गया इतना? इस चीज को याद रखना है, इस पे आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम नहीं आई तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर में दिख जाता है। अब कौन से सेट में कौन क्या डाल देंगे कुछ नहीं कह सकते, और आपके पास क्या सेट आ रहा है। ठीक है। सो वी हैव लाइक 3 सेट्स होते हैं हमारे एक ही रीजन में। अगर आप क्लास में बैठे हो तो आपके पास 3 पेपर्स आएंगे। ठीक है। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होंगे, कुछ ना कुछ चेंज कर दिया। जैसे स्टेटमेंट प्रॉब्लम मुझे कुछ दी है, सेकंड वाले सेट में कुछ डाली है, थर्ड सेट में कुछ डाली है। ठीक है। सो वी हैव 3 क्वेश्चंस, किसी एक में टाइम स्पीड डिस्टेंस है, किसी में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, और किसी में टाइम एंड वर्क है। तुम चीटिंग कर ही नहीं सकते उसमें। या फिर किसी में ग्राफ वाला क्वेश्चन दे दिया, अब तुम्हारे पास क्या आया वो तुम्हारी अपनी सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से है।
बात समझ में आ गई? ऐसे ही समटाइम्स वो स्टेटमेंट प्रॉब्लम को छोड़कर यही वाला क्वेश्चन दे देंगे फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है? आपके एमसीक्यूज में भी दो तीन एमसीक्यूज अलग ही होते हैं बिल्कुल। ठीक है ना? अगर मुझे मतलब अगर मेरे पास तीन पेपर है, 60 क्वेश्चन हो गए ना एमसीक्यू के, तो 60 में से मे बी आई एम टेकिंग 65, मैं 65 में से सेट्स बना रही हूँ, तो ओवरलैपिंग भी होंगे, कुछ कुछ डिफरेंट भी होंगे। इजर्शन रीजनिंग अब तक सेम रही है, जो मुझे आई है इजर्शन रीजनिंग वही 3 सेट्स में आती है। केस स्टडीज बिल्कुल सेम आती हैं, कोई चेंज नहीं होता, बस ऑर्डर चेंज होता है। चीटिंग का चांस ही नहीं। अब ये भी हो सकता है ऑर्डर चेंज करने में क्वेश्चन नंबर भी चेंज कर दें वो। एबीसी अगर तुम करके करे हो कि उस वाली केस स्टडी का क्वेश्चन 1 कौन सा है, क्वेश्चन 2 कौन सा है, मे बी वो भी चेंज हो। ठीक है ना? समझ में आ गया? अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम हैज infinitely many solutions। कि हमें ना इक्वेशंस दी जा रही हैं कुछ इस तरह से, और एक दी हुई है ये वाली इक्वेशन जिसमें के है। मतलब दूसरी वाली इक्वेशन में ना एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स नहीं है हमारे पास, उसको हमने के की टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मैं के की ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं कि जिससे मेरे पास दोनों इक्वेशंस ओवरलैपिंग हो जाए, कि मैं इनके ग्राफ बनाऊं तो ओवरलैपिंग है, कोइंसिडेंट है, या इन्हें मैं एल्जेब्रिकली बोलूं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सो हमारी कंडीशन क्या होती है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। होती है ना ये कंडीशन? ठीक है। अब बताओगे A1 क्या है इक्वेशन में से? 2 है ना? 2x नहीं, x हमारा वेरिएबल है, कोएफिशिएंट क्या है? 2। और A2 कितना है? k+2। हमने रेशियो फॉर्म कर ली। B1 कितना है? हाँ जी, कलरिंग बाद में करेंगे हम। हाँ, B1 कितना है? B1 कितना है? 2 कहां से? B1 कितना है? 3। और B2 कितना है? 2k+1। अब C1 जो है वो C के कोएफिशिएंट्स जो कांस्टेंट टर्म्स है, सॉरी, या तो वो दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड पे हो या दोनों ही राइट हैंड साइड पर हो, एक लेफ्ट एक राइट पे नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर C1 कितना हुआ? 2। और C2 कितना हुआ? 2 × k-1। राइट? सो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ये कंडीशन लिखनी है, उसके बाद कोएफिशिएंट्स को लिख देना है। ठीक है? अब हमने तीन फ्रैक्शंस को इक्वल किया है, बात समझ में आ गई? आपने इन दोनों फ्रैक्शंस को इक्वल लेना है और सॉल्व कर देना है। 2/k+2 इज इक्वल टू 3/2k+1, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 4k+2 इज इक्वल टू 3k+6। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा k इक्वल टू 4। बड़ी अच्छी सी एक वैल्यू आ गई, k की वैल्यू कहता 4 रखो, आपकी ये दो रेशियोज तो सेम हो जाएंगे। k की वैल्यू 4 रखने पे आपकी फर्स्ट और सेकंड रेशियो सेम हो जाती है। जैसे 2/4+2 कितना आता है? 2/6 कितना हो गया? 1/3। अब याद रखते हैं, 3/2 × 4+1, 2 4 8+1 9, 3/9 हो गया, ये भी 1/3 होगी। कि इन दो फ्रैक्शंस को सेम करने के लिए k की वैल्यू 4 चाहिए, है ना? तुम्हारा इनपुट तो एक ही होगा ना, एक ही बॉल फेंक रहे हो, 4 बॉल्स फेंकोगे, एक ही बार में एक ही इनपुट को हमने देना है। तो क्या वही वैल्यू दूसरी वाले सेट से भी आती है? तो मैं इन दोनों को भी सेम कर देती हूँ। ठीक है? तो हम क्या करेंगे? 3/2k+1, 2/2 × k-1, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। 3k-3 2k+1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 2k इक्वल टू, सॉरी, 3k-2k, यहां से ये माइनस हो जाएंगे, k इक्वल टू, यहाँ 1+3 हो जाएगा 4, सो k इक्वल टू 4। तो यहां पर कि k की वैल्यू 4 डालने पे ये दो इक्वेशंस भी सेम हो जाती हैं रेशियो, और वही रेशियो इन दोनों को भी सेम कर देती है। सो एक ही सिंगल वैल्यू है जिससे तीनों इक्वेशंस, तीनों रेशियो सेम हो जाती है। सो k की वैल्यू इज 4। बात समझ में आ गई?
लिखो इसको जल्दी से। सॉल्व कर लिया इसको, लिख लिया एवरीवन? तो भी कह रही हूँ तू खोया हुआ है कहीं पर, पता नहीं कहाँ किस दुनिया में। नहीं नहीं बेटा, साथ साथ लिखो। इस चीज को समझो। ठीक है, लिख लिया सारा ही हमने। अब हमारे पास इसमें ही देखो, एक इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा जिसमें दो मिसिंग वेरिएबल्स होंगे। जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन कह रही है जो मुश्किल टाइप होता है, जैसे लिखा है 2x - 3y = 7, चाहिए हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और है a+b × x माइनस a+b - 3 × y = 4a+b। एक्स एंड वाई तो कांस्टेंट ही है हमारे, सॉरी वेरिएबल ही है। कोएफिशिएंट्स में एक सिंगल वेरिएबल ना देके दो दे दिए। समझ में आ गया? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में हमारी कंडीशन क्या होती है? a1, हाँ जी, क्या होती है? a1/a2 =b1/b2 =c1/c2। समझ में आ गया? a1 कितना है इसमें? 2। a2 कितना है? a+b। b1 कितना है? -3। b1 कितना है? -3। और b2 कितना है? माइनस ब्रैकेट लगाकर a+b - 3। c1 c2 देखना है, दोनों एक तरफ होने चाहिए, दोनों ही राइट साइड में है, सेफ है। ठीक है, तो c1 कितना हुआ? 7। c2 कितना हुआ? अब पता मुश्किल इसमें क्या है कि जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूं, वहां तो सॉल्व किया, k की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। यहां पे a एंड b की इक्वेशंस बन जाएंगी फर्दर, मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल कर दूं क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर था। तो मेरे पास कुछ एक इस तरह से इक्वेशन बन जाएंगी। 3/a+b - 3 7/4a+b। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर ध्यान दे दे। हाँ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 2a+b - 3 3a+b। क्या सॉल्व कर सकते हो इसको? पहली दो इक्वेशंस को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आप चेक करोगे ए एंड बी में क्या इक्वेशंस हमारे पास बन जाती हैं। बेटा ए और बी को इकट्ठा करके ना प्रॉपर सारा सॉल्व करो। 2a को इधर इधर ले आओगे यार, ए की टर्म्स को इकट्ठा करोगे, बी की टर्म्स को इकट्ठा करोगे, तो आप ये भी कर सकते हो कि इसको यहां लेके आ रहे हो तो -a 2b - 3b -b -6 = 0, या फिर आप इसे a+b+6 = 0 भी लिख सकते हो। समझ में आ गई सारी बात है सबको? ऐसे ही ये देखो ना, तीन फ्रैक्शंस थी हमारे पास, हमने फर्स्ट एंड सेकंड को मैच किया, सेकंड एंड थर्ड को मैच कर लो। ठीक है ना? तो आपने ए एंड बी में दो इक्वेशंस फॉर्म करनी है। -a -b माइनस कॉमन ले लिया, और ये देखना ही तुमने कैसे किया इसको। मैं तो सिर्फ एक जगह टू एक की वैल्यू कर ली, एक जगह बी की वैल्यू कर ली। हाँ तो कर लो, एक जगह ए की वैल्यू की, यहाँ पे क्या आया? यहाँ पर -1 -1 है, दूसरी जगह किया तो -1। -1 कैसे आएगा? अगर तुमने यहाँ पर माइनस किया तो +b नहीं हो जाएगा? सारी टर्म्स को एक जगह लेके जाओगे ना, है ना? तो अगर तुम ए को इधर लेके आ रहे हो तो बी को भी तो इधर लेके जाओ। ठीक है, सो -a -b और ये -6 तो है ही है, फिर मैंने थ्रू आउट माइनस कॉमन निकाला, a+b+6। ठीक हो गया बच्चे? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्विकली, गेट द आंसर। 8 - 5 = 0।
जीरो 8 माइनस ए माइनस ए माइनस 5 भी सॉरी, ठीक है, ए माइनस 5 भी इक्वल टू जीरो। हो सकता है। सो ये आ जाएगा 12a प्लस 3b 7a प्लस 7b माइनस 21। मैंने टू ए बी सी लिख दिया। अच्छा, Two- 2a प्लस बी के साथ कर दिया, वो भी ठीक है। उसमें तुम्हारे पास a माइनस 5 भी आएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो ये आ जाएगा 5a माइनस 4b माइनस 21 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई। ये हमने लिया सेकंड एंड थर्ड को। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड को भी ले सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए कि इजी इक्वेशंस बन रही हैं उससे। बस मैंने फर्स्ट एंड थर्ड वाली रेशो को भी लिया, 2a प्लस बी इक्वल टू 7/4a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 8a प्लस 2b इक्वल टू 7a प्लस 7b। सो वी गेट a इक्वल टू 5b। समझ में आ गई बात? ये a की वैल्यू 5b के इक्वल आ गई। तीनों इक्वेशंस लेनी है, वी टेक फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो, वी टेक फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन को। ठीक है, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड को लिया, ये रेशियो ये इक्वेशन फॉर्म कर ली। सेकंड एंड थर्ड को लिया, ये रेशियो फॉर्म कर ली। फर्स्ट एंड थर्ड को लिया, ये इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब तीनों में से जो इजी लगती है ना, वो दो इक्वेशन सॉल्व कर लो। जैसे a इक्वल टू 5 भी है ना, हाँ यहाँ पे +20। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तीनों में से जो भी इक्वेशंस हमें इजी लग रही है, तीनों में से कोई भी दो सॉल्व कर लो। फॉर एग्जांपल मेरे पास है a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0, और मैं ये ले रही हूं a इक्वल टू 5b। राइट, 5b यहां पुट किया, प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0, 6b प्लस 6 इक्वल टू 0, 6b इक्वल टू -6, b की वैल्यू क्या आ गई, -1। और अगर b की वैल्यू -1 है तो a इज 5 इंटू -1, a की वैल्यू क्या आ गई, -5। बस जो यहां से a और b की वैल्यू आई है वो आपकी थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व किया, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व किया, फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व किया, उनमें से कोई भी दो इक्वेशंस उठा लो, उन्हें सॉल्व करो, एंड आफ्टर सॉल्विंग आपकी जो आंसर आती है वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, चेक करना है। चेक किया आपने, a इक्वल टू -5, b इक्वल टू -1 इन 5a माइनस 4b प्लस 21 इक्वल टू 0। 5 इंटू -5 -4 इंटू -1 प्लस 21, तो -25 प्लस 4 प्लस 21 0, और यहां से आ जाएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, हेंस हमारा आंसर क्या होगा, a शुड बी -5, b शुड बी -1। बात समझ में आ गई सबको? समझ में आ गई बात सबको ये? ठीक है, ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन लो। डन एवरीवन? 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, नहीं, हाँ चलो ये, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, then we have a minus bx plus a plus by इक्वल टू 3a प्लस b -2। हमें सॉल्व करना है फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस।
वो C1/C2 में 7/3 प्लस B1। So for A1 upon A2 should be equal to B1 upon B2 should be equal to C1 upon C2, हमारे पास ये कंडीशन है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू डाल देंगे। तो मेरे पास आ गया 2 अपॉन A माइनस बी, यहां तक सब पहुंच गए। 3 अपॉन A प्लस बी, फिर आ गया 7/3A+B-2, ठीक है। फिर हमने एक स्टेप में क्या करना है, 3 कॉलम्स बना लेना है यहाँ पे। तो तीनों में से दो दो करके हमें फ्रैक्शंस को लेना है कि 2/A-B शुड बी इक्वल टू 3/A+B, 3/A+B शुड बी इक्वल टू 7/3A+B-2, 2/A-B शुड बी इक्वल टू 7/3A+B-2, है ना। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब जो भी आपको दो इक्वेशंस इजी लग रही हैं हमेशा उन्हें सॉल्व कर लेना। तीनों मल्टीप्लाई नहीं। सिर्फ ये होता है कि आपका ना कभी कभी सॉल्यूशन होता है कि नहीं आएगा, आपकी तीनों रेशियो उन दो वैल्यूज के साथ बन नहीं रही। तो अब आप उसको वेरीफाई करते हो, मतलब जो भी वैल्यू आप तीनों इक्वेशंस में पुट करते हो बाद में या तो रेशियोज में, टू वेरीफाई। देर आर क्वेश्चंस एंड इट कैन कम ट्रिक क्वेश्चंस, हॉट वाले क्वेश्चंस, या जो हमारे वो होते हैं ना कि ये सिली मिस्टेक्स या वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, वो यही होते हैं। एक दो एमसीक्यूज भी ऐसे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई है, राइट एवरीवन। तो यहां से a इक्वल टू 5b यहाँ पे पुट कर लेती हूँ, 5b-2b-3 इक्वल टू 0, 3b इक्वल टू 3, b की वैल्यू 1। अब b की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू 5 × 1, 5 आ गई। अब आप यहां पे चेक करोगे, -5 प्लस 9 × 1 -4 इक्वल टू 0। तो -5 -4 -9 + 9 0 इक्वल टू 0, विच इज ट्रू। हेंस हमारा a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1। अब मैं काउंटर चेक करने को क्यों कह रही हूं, क्योंकि एग्जाम्पलर में ऐसा क्वेश्चन है और काफी बार पेपर में आ भी जाता है। 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, पर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, वहां पे गलती करोगे, लिख लो। 2 सेकंड मतलब 2 मिनट और लगेंगे इसके बाद ना, बिकॉज आई डोंट वांट दिस पूरा टॉपिक एक तरह का क्वेश्चन करवाऊंगी, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाहती हूँ। ठीक हो गया, इतना सबने लिख लिया। अब आपके ना पेज नंबर 2 पर, वर्कशीट के पेज नंबर 2 पर ये 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, एक बार इन्हें देख लेना, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस, छोड़ दो फोन को, लिख ले पहले हरवीर, ना छोड़, उसमें बताओ, मैं जब लिखवा रही हूँ ना उसे लिख लो। cx-y equal to 2 and 6x-2 equal to 3 will have infinitely many solutions। मैं आपको ऑप्शंस नहीं दूंगी, आप मुझे आंसर बताओगे कि हमें चाहिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इन दोनों इक्वेशंस में। आपका क्या आंसर आना चाहिए, सी को ऐसी कौन सी वैल्यू दोगे। पेयर ऑफ इक्वेशंस है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एंड दिस इज वन क्वेश्चन विच एक्चुअली टीचेस यू कि हमें तीनों चेक करना होता है। So the value of C for which the following equations will have infinitely many solutions। तो आपकी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 should be equal to B1/B2 should be equal to C1/C2। तो आप मुझे बताओगे इनमें A1 A2 क्या है, क्या हो गया A1 A2, B1 B2, -1
-1 अपॉन -2, और C1 C2 तीनों को इक्वल कर दो। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या आई? बिल्कुल ठीक आ गया ना, C की वैल्यू 3 आ गई। और अब ऑप्शन में आपको दिया होगा पहले ही आंसर में 3, फिर दिया होगा -3, फिर दिया होगा -12, और लिखा होगा नो वैल्यू। बहुत कम है जो नो वैल्यू तक सोचेंगे। 3 दिखा, साथ ही 3 मार्क कर दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट 50% ऑफ द जनता, ये तो करके ही आएगी। ठीक है, अब इसमें बात क्या हो रही है, आपको तीनों इक्वेशंस इनफाइनाइटली में क्या हुआ, आपने C की वैल्यू को 3 रखा, आपकी ये दो रेशियो सेम हो गई। समझ में आ गया? A1 A2 B1 B2 सेम हो गई, लेकिन उस 3 वैल्यू के साथ क्या C1 C2 चेंज हुई? तुम्हारा बन क्या रहा है कि ये 3/6 है, और ये 1/2 है, और ये 2/3 है। तो क्या इन दोनों को कभी तुम 2/3 के इक्वल कर सकते हो? मतलब अगर तुम्हें ऐसी इक्वेशंस दी जाएं तो इनके कभी भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं होंगे। ये कभी भी ओवरलैपिंग लाइंस नहीं बनेंगी। ये इनफैक्ट क्या बनेंगे, जिसमें A1 A2 सेम है, C1 C2 सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये हमेशा पैरेलल लाइंस शो करती हैं। ठीक है, तो लिख लो, द गिवन सिस्टम विल ऑलवेज शो पैरेलल लाइंस व्हाटसोएवर इफ द वैल्यू ऑफ C इज 3। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे, इसको ऐसे सेग्रीगेट कर लो कि अगर तो C की वैल्यू 3 है, फॉर C इक्वल टू 3, गिवन इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशन, या फिर पैरेलल लाइंस। एंड फॉर C नॉट इक्वल टू 3, गिवन इक्वेशंस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन कभी भी इसकी इनफाइनाइटली मैनी नहीं होगा, तो आपको मार्क करना है नो वैल्यू, कि कभी भी C1 C2 इक्वल नहीं हो सकता। तो ऐसी वाली इक्वेशंस कभी भी आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस नहीं दे सकती। ठीक है, सो दिस इज वन क्वेश्चन जहां पे हम कहते हैं ट्रिक क्वेश्चन होता है, या हॉट्स का क्वेश्चन, या कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन जो आते हैं, होगा ये 1 नंबर का ही, लेकिन काउंटर चेक करना बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात? ये ठीक है, चलो जाओ।